इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, ये चैप्टर का नाम है। और इसका हम इस चैप्टर से हम लेंगे यहाँ पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भाग पहला। इसका एक भाग और बनेगा, तब यहाँ पर हम लेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भाग पहला। तब यहाँ पर लेते हैं ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है उसमें प्रमुख रूप से है सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ये चार जो ऊर्जा स्रोत हैं इसको हम वर्तमान में वैकल्पिक स्रोत के रूप में लेते हैं। वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका हम कंटिन्यू उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन हाँ इन ऊर्जाओं का उपयोग अर्थात दोहन करना शुरू हो गया है। तब यहाँ पर पहला प्रमुख रूप से लेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? तब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी कहते हैं। अब आता है सौर ऊर्जा हमें ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान है सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? हमें गर्माहट मिलती है और प्रकाश मिलता है। पृथ्वी पर जो भी प्रकाश मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहती है। और जो गर्माहट होती है पृथ्वी की गर्माहट अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा, वो भी कहाँ से प्राप्त होता है? हमें सूर्य से। तो इस तरह से सूर्य से हमें जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वह ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। अब आगे लेते हैं। अब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा है उसको हम कैसे उपयोग करें? सामान्यतः हम बिना किसी युक्ति के भी उपयोग करते हैं। जैसे जो ऊष्मीय ऊर्जा है उससे हम क्या करते हैं? कपड़ा सुखाने में करते हैं, दिन में प्रकाश के लिए उपयोग करते हैं, खिड़की दरवाजे के द्वारा घरों में भी उसका सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। लेकिन इसको हम विशेष रूप से उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ यंत्र युक्ति बनाना पड़ेगा। तब यहाँ पर आगे लेते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग के लिए युक्तियाँ। क्या क्या युक्ति हैं जिसका उपयोग करके हम सौर ऊर्जा का अच्छे से दोहन कर सकते हैं? तो यहाँ पर आता है, ये दो प्रकार का है विशेष रूप से। एक होता है सौर तापन युक्तियाँ और दूसरा होता है सौर सेल। सौर तापन युक्तियाँ जिसको बोलते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस, और सौर सेल सोलर सेल के नाम से जाना जाता है। तो सौर तापन युक्ति क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसमें ऊर्जा है उसको एकत्र करती है, और एकत्र करके हम उसको अन्य कार्य जैसे भोजन पकाने या फिर उससे हम खाना पकाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तब इन दो युक्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला में लेते हैं हम सौर तापन युक्तियाँ। सौर तापन युक्तियाँ सोलर हीटिंग डिवाइस। तो सौर तापन युक्तियाँ क्या है? तो ऐसी युक्तियाँ या वे युक्तियाँ जिनमें सौर ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रहण किया जा सके और सौर तापन युक्तियाँ कहलाती है। अर्थात ऐसे हमारे पास युक्ति है, उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। तब ऐसी युक्ति को क्या कहेंगे? सौर तापन युक्तियाँ कहेंगे। तब जैसे यहाँ पर है सोलर कुकर होता है, सोलर भट्ठी होती है, जैसे सोलर कुकर और सोलर भट्ठी। अब यहाँ पर सोलर कुकर क्या है? तो सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसमें सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाया जा सकता है। अर्थात हम सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने में करते हैं। किसके द्वारा? सोलर कुकर के द्वारा। तब इसका पहले लेते हैं इसकी संरचना, ये कैसे रहता है? तो सामान्यतः सोलर कुकर एक ऊष्मारोधी धातु या लकड़ी का बॉक्स होता है। एक सिंपल आयताकार बॉक्स होता है जो भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है। काले रंग का क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। और इस बॉक्स के अंदर बर्तन को रखने के लिए क्या होता है? स्थान होता है। और बर्तन भी बाहर से काले रंग के होते हैं। और बॉक्स को
कांच की जो सीट रहती है से ढक दिया जाता है। और इस बॉक्स के ढक्कन में परावर्तक दर्पण, परावर्तन करने के लिए तो ये दर्पण क्या होती है, अवतल भी हो सकता है या फिर समतल भी हो सकता है, लगा होता है किस पर, बॉक्स पर। तब यहाँ पर कांच की सीट क्यों ढका जाता है, इसका कारण भी समझ लो। क्योंकि कांच की सीट सूर्य से आने वाली जो ऊष्मीय विकिरण है उसको तो अंदर जाने देती है, लेकिन जब अंदर गर्म हो जाता है तब वहाँ से निकलने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उसको बाहर आने से रोकती है, इसीलिए कांच से ढक देते हैं। इसकी संरचना के लिए इस डायग्राम को देख सकते हो। यहाँ पर एक बॉक्स है ये, और इस बॉक्स में क्या है, बर्तन रखने का स्थान रहता है, और ये कांच की क्या होती है, प्लेट है, सीट है, इसको उसे ढक दिया जाता है। यहाँ पर इसके ढक्कन जो है इस पर क्या रखा है, ये दर्पण रखते हैं, परावर्तक दर्पण कहते हैं। ये अवतल भी हो सकता है और कभी कभी समतल भी। सामान्यतः क्या होती है, अवतल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करती है, सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में केंद्रित करती है। तब इस तरह से इस रचना के आधार पर आप इसका वर्णन कर सकते हो। अब लेते हैं हम सोलर कुकर की कार्य विधि, आखिर ये कैसे कार्य। अब लेते हैं सोलर कुकर का कार्य विधि, ये कैसे कार्य करता है या इसको हम व्यवस्थित कैसे करते हैं। तब इसके लिए क्या करते हैं, हम पकाने के लिए जो भोज्य पदार्थ होता है उसको बर्तन में रखकर उसे सोलर कुकर के अंदर रख देते हैं और फिर कांच की प्लेट से ढक देते हैं, और ढक्कन को इस तरह से रखते हैं कि सूर्य की किरणें परिवर्तित होकर बॉक्स के अंदर जाएं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बॉक्स के अंदर जानी चाहिए। अब जब सूर्य की किरणें सीधे या परिवर्तित होकर, सीधे मतलब क्या होगा, सीधे बॉक्स में भी जाएगी, और जो उसके ढक्कन पर अवतल दर्पण या समतल दर्पण लगा है वहाँ से भी परिवर्तित होकर बॉक्स के अंदर जाती है, तब वह वहीं काले रंग के कारण क्या हो जाती है, अवशोषित होने लगती है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें अवशोषित होने लगेंगे, जिसके से बर्तन का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने के कारण क्या होगी, वो भी क्या होगी, ऊष्मीय विकिरण बाहर निकालेगी। लेकिन बर्तन से निकलने वाली ऊष्मीय विकिरण को कांच की प्लेट बाहर आने से क्या करती है, उसको रोक देती है, जिससे 2-3 घंटे में वहाँ का तापमान 100 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और बर्तन में रखे भोज्य पदार्थ पकने लगते हैं। तो इस तरह से ये हम क्या कर सकते हैं, सोलर कुकर से भोजन बना सकते हैं। अब हम दूसरे युक्ति को लेते हैं जिसको कहते हैं सौर सेल, सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, इसको भी पहले हम बता चुके हैं। तो सौर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे व तत्काल विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान रखोगे, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे, डायरेक्ट और कुछ बीच में नहीं रहता, सीधे और तत्काल, तुरंत, अर्थात सूर्य के प्रकाश पड़ते ही किसमें रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब यहाँ पर कैसे रूपांतरित करता है, क्या करता है, इसको देखते हैं। एक सौर सेल 0.5 से 1.0 वोल्ट पर, अर्थात कितना वोल्ट उत्पन्न करता है वो, आधे से 1 वोल्ट पर लगभग कितना वाट, 0.7 वाट, अर्थात 1 वाट से भी कम विद्युत उत्पन्न कर सकता है। लेकिन बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, सौर पैनल कहलाती है। तब इस स्थिति में सौर पैनल के से हम व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और इस तरह से उसको हम व्यवहारिक उपयोग में ला सकते हैं। तब इस तरह से ये सौर सेल के लिए व्यवस्था हो गई। अब ये कैसे बना रहता है इसके बारे में आगे देखते हैं। तब सौर सेल विशेष रूप से अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सस्ता जो रहता है उसको सिलिकॉन से बनाते हैं, अदरवाइज जर्मेनियम से बनता है। तो अधिकतर जो सौर सेल होता है वो कहाँ किससे बना रहता है, जो अर्धचालक होती है सिलिकॉन का बना होता है। और आप इसको व्यवस्थित करने के लिए कैसे करेंगे, तो सिलिकॉन के जो अर्धचालक होता है उस अर्धचालक के दो स्वरूप, एक एन टाइप होता है और पी टाइप।
तो दो स्वरूप को जोड़कर उसके ऊपर चांदी की परत लगा दिया जाता है, अतः इसमें कोई चलनशील या गतिमान ऊर्जा नहीं होती। इसका एक डायग्राम के रूप में इस तरह से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर जो अर्धचालक है तो नीचे विभाग में मान लो यहाँ पर क्या है, पी टाइप जो बोलते हैं, पी टाइप के अर्धचालक। ऊपर में क्या है, एन टाइप का अर्धचालक है, और इसके ऊपर में क्या है, चांदी का परत लगा है। ये बहुत पतली परत होती है क्योंकि इसके पार करके सूर्य का प्रकाश अंदर संधि तक पहुँचती है। तभी इस व्यवस्था के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे बदल सकते हैं। व्यवहारिक उपयोग के लिए हम क्या करेंगे, अनेक सौर सेलों को जोड़कर सौर पैनल बनाया जाता है। श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़कर क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन कर देंगे, उसको क्या कहेंगे, सौर पैनल कहेंगे, और सौर पैनल बनाया जाता है। और दिन के समय सौर पैनल सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो दिन के समय सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब तक धूप उसको मिलते रहती है, सौर ऊर्जा मिलते रहता है, तब तक उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते रहती है। और इस ऊर्जा से संचायक सेल या बैटरी कहते हैं, संचायक सेल को हम अवशोषित या चार्जिंग कर लेते हैं। फिर संचायक सेल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। तभी इस व्यवस्था के लिए जैसे यहाँ पर डायग्राम में बतलाया गया है कि ये क्या है, सौर पैनल है। बहुत सारा यहाँ पर जो सेल है उसको जोड़कर बनाया गया है सौर पैनल। इसको एक स्टैंड की सहायता से लगा देंगे, ये आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत रहता है उसके हिसाब से लगा दिया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, दिन के समय सूर्य के प्रकाश से ये सौर पैनल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जिससे क्या होती है, विद्युत धारा मिलता है। और विद्युत धारा से हम बैटरी को क्या करते हैं, आवेशित चार्जिंग कर लिया जाता है। और चार्जिंग करने के पश्चात क्या करते हैं, इसको जैसे भी हम रात के समय या अन्य समय हमें ज़रूरत पड़ती है तब उपयोग के लिए यहाँ से बैटरी से विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। तो एक सामान्य व्यवस्था है ये उपयोग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सौर पैनल का कहाँ कहाँ और किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तब इसके लिए हम लेते हैं उपयोग के लिए, पहला पॉइंट में आ जाएगा ये उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों, जैसे मार्स ऑर्बिटरों। मार्स ऑर्बिटरों का अनेक अर्थ क्या होती है, मार्स में भेजे जाने वाले जो उपग्रह होते हैं वहाँ पर ऑर्बिटर जो होता है चक्कर लगाने वाला, अर्थात मार्स मतलब मंगल ग्रह पर चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है, इसी को कहा गया है मार्स ऑर्बिटरों में सौर पैनल का उपयोग ऊर्जा स्रोत के लिए करते हैं। दूसरा है रेडियो या बेतार संचार तंत्रों या सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग करते हैं। अर्थात सौर पैनल का उपयोग हम ऐसे क्षेत्र जहां पर सामान्य विद्युत धारा नहीं पहुंचती है वहां पर हम क्या करते हैं, रेडियो को या वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है बेतार संचार तंत्र, इसको हम क्या करते हैं, या फिर सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले, टीवी टावर लगाने के लिए, अभी वर्तमान में हम मोबाइल टावर लगाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से रेडियो या बेतार संचार तंत्रों या सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल का उपयोग करते हैं। इसी तरह से शहरों में ट्रैफिक सिग्नल या स्ट्रीट लाइट इत्यादि के परिचालनों के संचालन, वहाँ पर जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ या फिर उस ऊर्जा को हम रात के समय प्रकाश के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रैफिक सिग्नलों, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के परिकल्पनों के संचालन के लिए इसका उपयोग करते हैं। चौथा आता है यहाँ पर अभी जो सामान्यतः आप लोग देखे होंगे कृषि क्षेत्र में इसका बहुतायत उपयोग हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए पंप को चलाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम सौर पैनल का उपयोग घरों में प्रकाश व पंखी के संचालन के लिए करते हैं। तो इस तरह से सौर पैनल का उपयोग पर्याप्त मात्रा में अभी किया जा रहा है। अब आगे हम लेते हैं अनुपयुक्त जो ऊर्जा है। अनुपयुक्त ऊर्जा में क्या होती है, महासागरीय ऊर्जा या समुद्रों से ऊर्जा। तो महासागरीय ऊर्जा को हम कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं और इसका कैसे दोहन करने के लिए अभी व्यवस्थित किया जा रहा है। तो समुद्रों या महासागरीय जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहेंगे, तब एक तो होती है ज्वरीय ऊर्जा,
टिडनल एनर्जी के नाम से जानते हैं, अर्थात ज्वार भाटा के समय जो लहर उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम ज्वरीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्या है, तरंग ऊर्जा। महासागर में हमेशा क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होते रहती है, लहर जिसको बोलते हैं ना, तो तरंगे उत्पन्न होते रहती है। इन तरंगों में जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, तरंग ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा कहने का अर्थ है महासागर में क्या होती है, जो सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ते रहता है, जिसके कारण उसका जो ऊपरी भाग का जल है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। किंतु चूंकि आप जानते हो जल क्या होती है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए नीचे आंतरिक भाग महासागर की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, नीचे जो आंतरिक भाग है उसका तापमान बहुत कम होता है, तभी इन तपांतर के कारण क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम महासागरीय ऊर्जा या समुद्रों से ऊर्जा, तीन अलग अलग क्षेत्र है इसका, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला लेते हैं ज्वरीय ऊर्जा। तो जैसे हमने बतलाया कि सागरों में ज्वार भाटे के समय जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम ज्वरीय ऊर्जा कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ज्वरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ज्वरीय ऊर्जा का दोहन, अब इसका हम दोहन कैसे करेंगे, तो दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध का निर्माण करके किया जाता है। देखो इसको दोहन करना है तब क्या करना है, एक संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाएंगे, और बांध बनाने के पश्चात क्या होती है, उस बांध में क्या होगा, जिस समय जल स्तर ऊपर उठेगा तब उस बांध में पानी भर जाएगा, फिर उस पानी को धीरे धीरे क्या करते हैं, बहाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उस बहते हुए जल में हम टरबाइन को अगर रखते हैं तो टरबाइन क्या होती है, घूमने लगती है, और उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम ज्वरीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा, तरंग ऊर्जा। तरंग या लहर कहते हैं, इसको ध्यान से समझोगे। तरंग मतलब क्या होती है, महासागर में अगर जाओगे किनारे तो देखोगे कि हमेशा क्या होती है, तरंग उत्पन्न होते रहते हैं, लहर उत्पन्न होते हैं, लगातार जो लहरें आते रहती हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं कि समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी हम टरबाइन की सहायता से क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम जो तरंग ऊर्जा है या लहर की ऊर्जा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, तरंग ऊर्जा कहेंगे। तीसरा जो आता है यहाँ पर, महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे हम पहले भी बतलाए हैं कि महासागरों के पृष्ठ का जो जल होगा सूर्य द्वारा तप्त हो जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जबकि इसके गहराई वाले भाग, चूँकि पानी जो होता है वो क्या होती है, ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इसके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत क्या होती है, ठंडा होता है। तो इस तरह से समुद्र का में देखेंगे तब ऊपर का भाग गर्म है, नीचे का भाग ठंडा है, अर्थात तापांतर है। अर्थात ताप के इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, तो ये एक विशिष्ट डिवाइस बनाते हैं इसके लिए, जिसको क्या नाम दिया गया है, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम महासागर की जो ऊर्जाएं हैं, अलग अलग स्थितियों पर जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं का उपयोग भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में प्रयास लगातार चल रही है, और इस कारण हम क्या कहते हैं, इन ऊर्जाओं को क्या नाम दिया गया है, इसमें इन ऊर्जाओं को अनुपयुक्त या वैकल्पिक स्रोत कहा गया है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहा गया है। आगे इसके बाद जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में जो आता है, भूतापीय ऊर्जा, और आता है नाभिकीय ऊर्जा।
तब इस तरह से हमने तो आज दो प्रकार के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का अध्ययन किए, सौर ऊर्जा और समुद्र से ऊर्जा को। अब अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ये भी क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, धन्यवाद।